मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी विथ देवनारायण सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आज लेकर के आए हुए हैं मेघदूतम का एक सामान्य परिचय, जिससे परीक्षा में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, हम सबसे पहले एक मोटिवेशनल वाक्य के द्वारा हम शुरू करते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हाँ जी दोस्तों, हम देखते हैं मेघदूतम का एक सामान्य परिचय। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेघदूतम का जो मंगलाचरण सुनाते हैं। कसित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमातः शापेनास्तं गमिति महिमा वर्षभोगेण भरतुः यशचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुशिवसतिं रामगिर्याश्रमेषु। देखिए मित्रों, हम मेघदूतम का सामान्य परिचय लेकर के आए हैं, तो चलिए हम सामान्य परिचय को देखते हैं। मेघदूतम, इसमें देखिए दोस्तों, ये जो नोट्स मैं आपको नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स मेरे द्वारा खुद का बनाया नोट्स है, और यही नोट्स मैं पढ़ करके यूपी टीजीटी 2016 में एक सिलेक्शन पा करके एक सहायक अध्यापक के पद पर मैं कार्यरत हूँ। और मैंने सोचा कि ये जो मेरा नोट्स है, जिसको मैं पढ़ करके एक सिलेक्शन पाया हूँ, एक सिलेक्शन नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो है इस नोट्स को पढ़ करके झारखंड टीजीटी पीजीटी और यूपी पीजीटी का इंटरव्यू दिया था, लेकिन टीजीटी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैं गोरखपुर ज़िले में पोस्ट हूँ। तो मैं चाहा कि इस नोट्स का लाभ हमारे प्रिय विद्यार्थी भी उठाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज हम नोट किए हैं। मेघदूत को खंड काव्य, देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि मेघदूत को क्या क्या कहा जाता है। तो मेघदूत को खंड काव्य, गीत काव्य, संदेश काव्य कहा जाता है। मित्रों देखिए, मेघदूत से प्रश्न बनता है कि मेघदूत क्या है, तो खंड काव्य है, गीत काव्य है और संदेश काव्य है। इसके लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। मेघदूतम के लेखक कौन है, कालिदास हो गए। विधा मतलब है क्या ये, तो खंड काव्य, गीत काव्य मतलब संदेश काव्य भी इसको कहते हैं। इसका रस क्या है, पूछा जाता है कि मेघदूतम में रस क्या है, तो मेघदूतम में है विप्रलंभ श्रृंगार रस है। आप जानते हैं श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक विप्रलंभ श्रृंगार। इसमें वियोग रस में इसलिए है क्योंकि मेघदूतम की कहानी आपको एक दिन सुनाएंगे कि इसमें यक्ष और यक्षिणी की कहानी है। यक्ष को शाप मिलता है 1 वर्ष के लिए और यक्षिणी से उसको दूर रहना पड़ता है और रहता है रामगिर पर्वत पर। दोनों दूर दूर होने के नाते कालिदास ने यहाँ पर विप्रलंभ श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या है, छंद कौन सा, मंदा क्रांता छंद है। इसमें है दोस्तों मंदा क्रांता छंद है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो मंदा क्रांता छंद है, ये जो है ये वियोग में गाया जाता है। इसको गा करके हम सुनाते हैं, जो हम सुनाए अभी। इसका जो मंगलाचरण सुना मंदा क्रांता छंद में है। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि संपूर्ण मेघदूतम में कौन सा छंद है, तो मंदा क्रांता छंद ही है। मंदा क्रांता के अलावा इसमें कोई छंद, किसी दूसरे छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि मेघदूतम की रीत क्या है। मेघदूतम की रीत है वैदर्भी रीत। मेघदूतम में वैदर्भी रीत है। इसके बाद देखते हैं नायक कौन है, नायक माने हीरो। तो नायक है यक्ष, जिसको हेमाली कहा गया। हेमाली कहाँ पर कहा गया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यक्ष को हेममाली कहा गया है। और नायिका कौन, यक्षिणी, जिसको जो कहा गया विशालाक्षी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इसका नाम क्या मिलता है, विशालाक्षी मिलता है।
इसका उपजीव्य काव्य, उपजीव्य का मतलब होता है कि कहाँ से लेकर के कथानक बनाया गया है, उसे उपजीव्य काव्य कहते हैं। मतलब ये जो उपजीव्य है कहाँ से है, ये कथानक कहाँ से लिया गया है, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया, ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि दूत, ये दूत की कल्पना कहाँ से ली गई है, तो वाल्मीकि रामायण से। कहा जाए कि कालिदास ने कहाँ से प्रेरित होकर के मेघ को दूत बनाया है, तो यह बनाया है वाल्मीकि रामायण से। आप जानते हैं कि रामायण में जो दूत बने हैं, हनुमान जी बने हैं, तो वहाँ से जो है ये इन्होंने प्रेरणा ली और दूत बनाया, किसको, मेघ को बनाते हैं। तो दूत का कल्पना कहाँ से लिए गए हैं, वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं। इसके बाद दूत कौन है, मेघ। मेघ जो है किस वंश का है, पुष्कर और एवं आवर्तक वंश का है। कहा जाता है कि मेघ किस वंश का था, तो पुष्कर एवं आवर्तक वंश का था, ये प्रश्न बनाया जाता है। इसके बाद देखिए इससे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भूमिका से बनाया गया प्रश्न है, और आप जानते हैं भूमिका से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये जो प्रश्न है कि पॉइंट वाइज इसको हम देखते हैं कि जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है। ये पूछा जाता है कि जर्मन भाषा में किसने पद्यानुवाद किया था, तो उत्तर हो जाता है मैक्स मूलर ने। अगला देखते हैं पॉइंट, स्वीट्स ने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया। मतलब मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद किया और स्वीट्स ने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया। आप जानते हैं पद्य अनुवाद माने श्लोक में और गद्यांश माने जैसे कादम्बरी वगैरह है। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है, आर्थर राइडर और H.G. रूक ने अंग्रेजी भाषा में मेघदूतम का पद्य अनुवाद किया। इसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्य अनुवाद हो चुके हैं। मतलब हिंदी भाषा में मेघदूतम के कितने पद्य अनुवाद हो चुके हैं, 6 भाषा, मतलब 6 पद्य अनुवाद हो चुके हैं, किस भाषा में, हिंदी भाषा में। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है, क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांत छंद की प्रशंसा की है। जिसे कहा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की थी, तो उत्तर हो जाएगा क्षेमेंद्र ने। या पूछा जाए क्षेमेंद्र ने कालिदास से किस छंद की प्रशंसा की थी, तो उत्तर हो जाएगा मंदाक्रांता छंद की। इसके बाद हम देखते हैं अगला है पॉइंट के मेघदूतम या मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को शोक गीत कहा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेघदूतम को शोक गीत किसने कहा था, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कीथ ने। अगला पॉइंट है, भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंब गीत है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह या विप्रलंब गीत है। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत के काव्यों का आदि महान कवि कालिदास का मेघदूत है। आदिम ग्रंथ है, क्या है ये, आदिम ग्रंथ है। मतलब संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ है महाकवि कालिदास का मेघदूत है। आदिम ग्रंथ मान होता है कि सबसे पुराना या पहला ग्रंथ हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला है कि दक्षिणावर्तनाथ और मल्लिनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। मतलब मल्लिनाथ और दक्षिणावर्तनाथ ने ये माना है
कि मेघदूतम लिखने का जो प्रेरणा मिली है वो किससे मिली है? रामायण से है। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। आप जानते हैं कि इसका जब हम कहानी बताएंगे उसमें यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। मतलब जो शाप दिया था उसका आधार क्या है? पद्म पुराण है। वहाँ के वियोगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महान प्रसंग में यह कथा संक्षेप में है। अगला है ब्रह्मवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। मतलब उपजीव्य जो माना जाता है, ब्रह्मवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। मेघदूतम में 115 पद्य हैं। यह 2 भागों में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। जैसे पूछा जाए एग्जाम में कि मेघदूतम कितने पद्य हैं, तो 115 पद्य हैं। ये कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 2 भागों में बांटे गए हैं। एक पूर्व मेघ है और दूसरा का क्या है? उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। यह कह सकते हैं कि पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं या पद्य हैं और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। मल्लीनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं। मतलब जो मल्लीनाथ हैं, एक टीकाकार हैं, मल्लीनाथ 121 पद्य स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। कितने श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है? 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है। आपको बताया था कि संपूर्ण मेघदूतम में उत्तर मेघ पूर्व मेघ सब मिला करके बता रहा हूँ कि संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा किसी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। मेघदूतम का मुख्य रस विप्लव श्रृंगार। आगे बता ही चुके हैं कि मेघदूतम का जो मुख्य रस है वो कौन सा रस है? विप्लव श्रृंगार रस। इसके कह सकते हैं इसको कि वियोग श्रृंगार या विप्लव श्रृंगार रस है। यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। जैसे एग्जाम पूछा जाए कि यक्षों के अधिपति कौन है, तो कुबेर हैं। जो यक्ष एक जाति है, इसके राजा या अधिपति कौन है? तो कुबेर हैं। यक्ष को अपने कार्य में प्रमाद के कारण कुबेर ने शाप दिया था। जैसे एग्जाम पूछा जाए कि यक्ष को किस कारण जो है कुबेर ने शाप दिया था, तो अपने कार्य में प्रमाद माने भूल होता है। अपने काम में प्रमाद के लिए इन्होंने शाप दिया था। किसने? कुबेर ने यक्ष को दिया था। अगला पॉइंट है। कालिदास ने मेघदूतम में कहीं भी इस यक्ष यक्षिणी का नाम नहीं लिया है। देखिए छात्रों, मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो मैं ये नोट्स अपने पढ़ा रहा हूं इसको आप भी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और लिखते रहिएगा साथ में। और अपने से लिखा हुआ नोट्स बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं संपूर्ण ग्रंथ का अपने लिखित नोट्स बना दिया हूं और मैं चाहता हूं कि नोट्स आपको भी उपलब्ध कराऊं वीडियो के माध्यम से। चलिए अगला हम देखते हैं। यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है। क्यों प्रमाद करता है? अपनी पत्नी की आसक्ति में। आपको कहानी बताएंगे कि यक्ष की नई नई शादी हुई रहती है, इसलिए पूरा ध्यान उसका अपनी पत्नी के ऊपर रहता है, इसलिए अपने काम में क्या करता है? वो भूल करता है, प्रमाद करता है। इसके बाद अगला हम देखते हैं। कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का शाप दिया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का शाप दिया था। ये हो जाएगा। इससे प्रश्न बनता है कि कुबेर ने यक्ष को कितने वर्ष तक पत्नी से वियुक्त रहने का शाप दिया था? तो 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष कहाँ पर रहता है? वो रामगिरी पर्वत पर रहता है। आगे मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं।
शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी पर रहता है। यक्ष कहाँ पर रहता है? रामगिरी पर। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि शाप अपना ये पूछा जाए कि यक्ष अपना शाप का दिन कहाँ व्यतीत कर रहा है, तो उत्तर होगा रामगिरी पर्वत पर होगा। अगला है पॉइंट, मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि के 8 माह काट चुका है। या कह सकते हैं, प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि यक्ष अपने शापावधि का कितने माह बिता चुका है, तो 8 माह बिता चुका है। तो कितने माह शेष बचा है? 4 माह, क्योंकि शाप उसको मिला था 1 वर्ष के लिए, मतलब 12 माह के लिए। तो 8 माह तो बिता लिया है, तो बचा कितना है? 4 माह बचा है। इसके बाद अगला पॉइंट है, रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लिनाथ तथा वल्लभ में चित्रकूट, वल्लभ मतलब मल्लिनाथ, ये दोनों, ये क्या है? मल्लिनाथ क्या है? टीकाकार हैं, और ये भी टीकाकार है। तो मल्लिनाथ कहाँ मानते हैं? रामगिर पर्वत की स्थिति मल्लिनाथ तथा वल्लभ ने चित्रकूट मानी है। कहाँ पर मानी है? चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में, जो कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। दोस्तों ये नोट्स जो है लंबा है, तो एक वीडियो में आएगा नहीं। मैं इस नोट्स को, इस मेघदूतम नोट्स को कई भागों में बनाऊंगा, और आपको यदि नोट्स से पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें कि नोट्स कैसा बना हुआ है और कैसा मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आगे वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हूं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके घंटी बजा दें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आप उसका लाभ उठा सकें। जय हिंद दोस्तों, नमः संस्कृता।